नमस्कार दोस्तों, आपको आज बताएंगे बजट 2021 के बारे में, जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया। अब की बार बजट पेश करने का तरीका पिछले साल से भिन्न था। अब की बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट टैबलेट की सहायता से पढ़ा। ये पेपरलेस बजट था। इसके साथ ही सरकार ने एक यूनियन बजट ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे बजट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह मिल जाए। इसमें डॉक्यूमेंट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ये ऐप NIC द्वारा डेवलप किया गया है। यह बजट कुल 6 पिलर्स स्तंभों पर आधारित है। इन पर डिस्कशन करने से पहले बजट का ओवरव्यू जान लेते हैं। पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड बताई गई है। अब जिस योजना के बारे में बात करने वाले हैं, उस योजना का नाम है PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ये योजना 64,180 करोड़ रुपए के प्रीव्यय के साथ 6 वर्ष के लिए लॉन्च की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणालियां, हेल्थ सिस्टम्स की क्षमताओं का विकास, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ करना और सामने आने वाली नई बीमारियों की पहचान करने और उनका इलाज करने के लिए नई संस्था बनाना। मान लो फ्यूचर में कोविड-19 जैसी बीमारी आए तो पहले से उससे निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हो। इसके लिए सरकार बहुत से स्टेप लेगी। सरकार देश के हर जिले में एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स स्थापित करेगी, जिससे सरकार को हेल्थ रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने में आसानी होगी। इन डाटाओं से सरकार बेटर हेल्थ सर्विस देने के लिए स्ट्रेटेजी बना सकती है। इसके तहत 3382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स स्थापित की जाएगी और 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ बनाया जाएगा, जो WHO की सहायता से बनेगा और ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन को कवर करेगा। साउथ एशिया में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया आदि देश प्रमुख रूप से आते हैं। वन हेल्थ इंस्टीट्यूट में मेनली उन बीमारियों पर रिसर्च की जाएगी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है और फिर इंसानों से इंसानों में फैल जाती है। इस तरह की बीमारियों को जूनोसिस कहा जाता है। 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 की प्रयोगशालाएं बनाई जाएगी, जिनमें उस बीमारी को स्टडी किया जाएगा जो नई है, बहुत तेजी से फैल रही है, बहुत ही खतरनाक है। और 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थाएं, जिसमें वायरोलॉजी मीन्स वायरस से रिलेटेड स्टडी होगी, वो स्थापित की जाएगी। 17,788 रूरल ग्रामीण और 11,024 शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। 2 मोबाइल हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे जो मूव कर सकते हैं। इन सब पर काम होगा PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत। ये योजना अभी चल रहे नेशनल हेल्थ मिशन का ही विस्तृत रूप है। इस बार सरकार ने हेल्थ के लिए 137% की वृद्धि की है। अगला टैक्स से रिलेटेड देखते हैं। अब 75 साल से ऊपर वालों को ITR नहीं भरना होगा। ITR मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन इसमें पेंशनर्स और ब्याज पर गुजारा करने वालों को ही शामिल किया जाएगा। यदि मान लो कोई हाई इनकम वाला आदमी जो 75 साल से ऊपर है और वो कोई बड़ी पोस्ट पे, जैसे कोई कंपनी का CEO है और कोई पोस्ट पे है, तो उनको ITR भरना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं टैक्स स्लैब की ओर। इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है। लोग सोच रहे थे कि उनको टैक्स में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार को भी इस महामारी से काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए सरकार ने न तो कम किया है, न ही ज़्यादा किया है, इसको कांस्टेंट रखा है। लेकिन सरकार ने डिविडेंड टैक्स में रिलैक्सेशन दिया है। डिविडेंड 2 प्रकार से मिलता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो आपने कोई कंपनी के शेयर खरीदे हैं, बाद में कंपनी प्रॉफिट में जाती है, तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उनके निवेशकों यानी जिन्होंने शेयर खरीदे हैं उनको दिया जाता है। इसी प्रॉफिट के हिस्से को डिविडेंड बोलते हैं। लेकिन शेयर के भाव ऊपर नीचे हो वो अलग चीज़ है। जितनी शेयर की कीमत है वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई काट छांट नहीं होगी। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। मान लो आपने किसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं और वो आगे निवेश करता है, तो इसके थ्रू जो हमें डिविडेंड मिलता है वो इनडायरेक्ट मेथड में आता है। अगली बात करते हैं डिफेंस से रिलेटेड। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इकोनॉमिक्स सर्वे में कुछ डाटा दिया है जो बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि चाइना के साथ चले स्टैंड ऑफ टकराव में
20,776 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये खर्चा डिफेंस पर्सनल को बॉर्डर तक पहुंचाना या कहे मोबिलाइजेशन में खर्चा हो गया, साथ ही छोटे मोटे हथियार खरीदने में, और ये सब प्रिकॉशनरी मेजर करने में सारा खर्चा हो गया। और सरकार ने 2023 तक ट्रेनों का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने का टारगेट रखा है। आगे बीमा कंपनियों से रिलेटेड बात करें तो इस साल सरकार LIC का IPO लेकर आएगी। IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO के थ्रू कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट किया जाता है और इसके शेयर पब्लिक को बेचे जाते हैं। बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करके बीमा कंपनियों में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 76% किया जाएगा। अब देखेंगे किस किस मिनिस्ट्री को बजट में कितना पैसा मिला है, इसका और भी देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को मिले हैं 54,581 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को 73,932 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को 93,224 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 1,10,055 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 1,18,101 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर को 1,31,531 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को 1,33,690 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 1,66,547 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2,56,948 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 4,78,196 करोड़ रुपए। अब बात करेंगे इस बजट के 6 स्तंभों पर। पहला पिलर है स्वास्थ्य और कल्याण, जो कि एक इम्पोर्टेंट पिलर है। इसमें बताएंगे हॉस्पिटल्स और वेलफेयर सेंटर्स को लेकर सरकार के फ्यूचर में क्या प्लान है, सरकार की क्या घोषणाएं हैं। दूसरा पिलर है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हम देखेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सरकार के क्या प्रयास रहेंगे। तीसरा पिलर है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। इसमें कृषि से संबंधित क्षेत्रों, कृषक कल्याण और ग्रामीण भारत, प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों और वित्तीय समावेशन को लेकर सरकार के क्या प्लान्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। चौथा पिलर है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। इसमें ह्यूमन कैपिटल पर फोकस किया है। इसमें देखेंगे एजुकेशन के लिए सरकार के क्या प्लान्स हैं। पांचवा पिलर है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नव परिवर्तन और अनुसंधान एवं विकास। इसमें हम देखेंगे सरकार की क्या घोषणाएं हैं इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेन पिलर, जो है स्वास्थ्य और कल्याण, हेल्थ एंड वेलबींग। इस साल इस क्षेत्र में सरकार ने निवेश को बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इस वर्ष के बजट अनुमान 94,452 करोड़ रुपए की तुलना में अब 2021-22 के बजट में 2,23,846 करोड़ रुपए सरकार ने निवेश करने का ऐलान किया है। इस तरह इसमें 137% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 3 क्षेत्रों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला निवारक प्रिवेंटिव, दूसरा उपचारात्मक क्यूरेटिव और तीसरा सुधारात्मक और कल्याण वेलबींग। इसके लिए नई केंद्रीय योजना PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 6 वर्ष के लिए लॉन्च की जाएगी। इसके बारे में हम शुरुआत में देख चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो रह गई थी वो और देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र आदि बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं पोषण की। इसमें संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करके मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा। देश के 112 आकांक्षी जिलों में पोषणगत परिणामों में सुधार के लिए एक सुदृढ़ीकृत कार्यनीति अपनाई जाएगी। जल आपूर्ति का सर्वव्यापी कवरेज, इसमें जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति और 500 शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। इस मिशन को 2,87,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से 5 वर्ष में कार्यान्वित किया जाएगा। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। इसमें भारत को और अधिक स्वच्छ बनाने के लिए अम्ल प्रबंधन,
और अपशिष्ट जल शोधन, एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी लाने, कचरा प्रबंधन, वायु प्रदूषण में कमी लाने और सभी पुराने डंप साइटों के बायो उपचार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-26 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, स्वच्छ वायु। 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2217 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई जाएगी। अब बात करते हैं स्क्रैपिंग नीति की। इसमें पुराने हो चुके वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक नई स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की जाएगी। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, तेल का आयात कम करना पड़ेगा। इस नीति के तहत पर्सनल वाहन के लिए 20 वर्ष पश्चात वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरों में फिटनेस जांच की जाएगी। कमर्शियल वाहनों के लिए 15 वर्ष के पश्चात वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरों में जांच कराना अनिवार्य किया जाएगा। वैक्सीन। न्यूमोकोल वैक्सीन, जो न्यूमोनिया की वैक्सीन है, वर्तमान में 5 राज्यों तक है, पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 50,000 से अधिक बाल मृत्यु को रोका जाएगा। यह एक भारत निर्मित वैक्सीन है। 2021-22 बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे पिलर, भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए PLI स्कीम 13 सेक्टर्स में लाई जाएगी। PLI मींस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कुछ सब्सिडी दी जाती है, जो हर सेक्टर में अलग अलग तरह से दी जाती है। यदि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा और इकोनॉमी भी दाही अंक में बढ़नी चाहिए। ये तभी 2025-26 तक संभव हो पाएगा। इस PLI स्कीम के तहत 2021-22 से अगले 5 वर्ष में लगभग 1.9 से 1 लाख करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर PLI योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क सोट में मित्रा की एक योजना लॉन्च की जाएगी। इसके तहत अगले 3 वर्षों में देश में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। अभी भारत टेक्सटाइल सेक्टर में काफी पीछे है। ये योजनाएं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात में विश्व चैंपियन बनने में मदद करेगी। अब आगे देखते हैं, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। एक राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP, जिसकी दिसंबर 2019 में घोषणा की थी। NIP को 6,835 परियोजनाओं के साथ लॉन्च किया गया था। अब इसमें 7,400 परियोजनाओं को शामिल कर दिया गया है। कुछ प्रमुख अवसंरचना मंत्रालयों के अधीन 1.10 लाख करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 217 परियोजनाएं पूरी हो गई। इन योजनाओं को पूरा करने के 3 तरीके हैं। पहले संस्थागत संरचनाएं सर्जित करके, दूसरा एसेट्स का मुद्रीकरण करके और तीसरा केंद्रीय राज्य बजटों में कैपिटल एक्सपेंडिचर के हिस्सों में बढ़ोतरी करके। एसेट्स का मुद्रीकरण का मतलब है जिन एसेट्स से रेवेन्यू नहीं आ रहा है उनको रेवेन्यू योग्य बनाना, उनका प्राइवेटाइजेशन करके, या बोले तो सरकारी संपत्तियों का विनिवेश किया जाएगा। अपनी कुछ एसेट्स को विनिवेश करके उनसे पैसे जुटाएगी। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि सरकार नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पैसे खर्चेगी, जैसे नई बिल्डिंग्स, नए पोर्ट्स, नई हाईवेज, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्त पोषण। सरकार एक ऐसी संस्था स्थापित करेगी जो कि इन बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ऋण उपलब्ध करा सके। ये ऋण लंबी अवधि के लिए हो। सरकार इसके लिए विकास वित्तीय संस्थान DFI स्थापित करेगी। DFI स्थापित करने के लिए सरकार संसद में विधेयक लाएगी। संस्था के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि रखी है। सरकार का इरादा यह है कि DFI के लिए 3 वर्षों के समय में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का उधारी पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब देखते हैं एसेट मोनेटाइजेशन, आस्ति मुद्रीकरण। जो भी सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज किया जाएगा, यानी उनका मुद्रीकरण किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लॉन्च की जाएगी। कुछ प्रमुख एसेट्स जिनका मुद्रीकरण किया जाएगा, इनमें है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की कुछ सड़कें और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड और रेलवे समर्पित भाड़ा कॉरिडोर, कुछ पोर्ट्स, बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, हवाई पट्टियाँ, गेल, IOCL,
तथा HPCL की तेल और गैस पाइपलाइनें, अन्य रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम जैसे लोक उद्यम वेयर हाउसिंग एसेट्स तथा नेफेड, कुछ खेल स्टेडियम्स। इस साल पूंजीगत बजट में तीव्र वृद्धि की गई है। पिछले साल 2020-21 बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 4.12 लाख करोड़ रुपए दिए थे। अब इस बजट 2021-22 में 5.54 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, जो 2020-21 के बजट अनुमान से 34.5% अधिक है। इसके अतिरिक्त सरकार राज्यों और स्वायत्त निकायों को उनकी पूंजीगत व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए अधिक की राशि प्रदान करेगी। आगे देखते हैं सड़क और राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। भारत सरकार भारतमाला परियोजना के तहत 13,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से 3,800 किलोमीटर सड़कें बन के तैयार हो गई है। अभी तक इन सड़कों के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए का ठेका दिया जा चुका है और मार्च 2022 तक दूसरे 8,500 किलोमीटर की सड़कों का ठेका दिया जाएगा। कुछ नेशनल हाईवेज जिनको केंद्र सरकार फंड करेगी, जिसमें तमिलनाडु राज्य में 3500 किलोमीटर के NH का निर्माण कार्य चालू है। इसके अलावा केरल में, पश्चिम बंगाल में, असम में प्रोजेक्ट चालू किए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 1,18,101 करोड़ रुपए दिए हैं। इनमें से पूंजी के लिए 1,08,230 करोड़ रुपए हैं। ये अब तक का सर्वाधिक है। रेलवे अवसंरचना, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है। इस योजना के तहत 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सज्जित करना है। इसका मेन उद्देश्य उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना और मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बूस्ट करना है। यह संभावना है कि पश्चिमी समर्पित भाड़ा कॉरिडोर DFC और पूर्वी DFC जून 2022 तक चालू हो जाएगा। अगले 3 वर्षों में रेलवे का 100% विद्युतीकरण हो जाएगा। इस बजट में सरकार ने रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिसमें से 1,07,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए होंगे। सरकार मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी बस सेवाओं में वृद्धि, सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के समर्थन के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत पर एक नई योजना लॉन्च की जाएगी। यह योजना 20,000 से अधिक बसों के लिए वित्त, अधिग्रहण, परिचालन और रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र के प्लेयरों को सक्षम बनाने के लिए PPP मॉडल के तहत लॉन्च की जाएगी। कुल 702 किलोमीटर परंपरागत मेट्रो परिचालन में है तथा और 1,016 किलोमीटर मेट्रो और RRTS 27 शहरों में निर्माणाधीन है। केंद्र कुछ शहरों में मेट्रो के लिए फंड करेगा, जिनमें कोची मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, नागपुर मेट्रो इत्यादि है। अब देखते हैं आगे विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है। अगले 5 वर्षों में 3,05,984 करोड़ रुपए के सुधार आधारित तथा परिणाम संबंध विद्युत वितरण क्षेत्र की योजना शुरू की जाएगी। इस योजना से डिस्कॉम को बुनियादी संरचनाओं को तैयार करने में सहायता मिल सकेगी, जिसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम आदि को विकसित किया जाएगा और 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव सरकार ने किया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगा। आगे बात करेंगे जल ट्रांसपोर्टेशन की, जिसमें पोर्ट्स, मर्चेंट शिप्स आदि के बारे में देखेंगे। अब बड़े बड़े पोर्ट्स में निजी भागीदारी होगी। इसके लिए 2021-22 में PPP मॉडल के तहत प्रमुख पोर्ट्स के लिए 7 परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएगी, जिनकी लागत 2,000 करोड़ रुपए से भी अधिक होगी। भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी में अगले 5 वर्षों में 1,624 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। गुजरात के अलंग में स्थित लगभग 90 शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स को पहले ही HKC अनुपालन सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। HKC मीन्स हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन है। ये संस्था रिसाइकलिंग के बाद में शिप्स की सेफ्टी के लिए दिया जाता है। यूरोप और जापान से और अधिक जहाज़ों को भारत में लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे और रिसाइकलिंग कैपेसिटी, जो कि लगभग 4.5 मिलियन लाइट डिस्प्लेसमेंट टन है, को 2024 तक 2 गुना कर दिया जाएगा। इससे 1.5 लाख रोजगार क्रिएट होंगे। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है। इसका और विस्तार करके 1 करोड़ और लाभार्थी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगले 3 वर्षों में
100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। जम्मू व कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा जो गैस वितरण से संबंधित कामों को रेगुलेट करेगा, ऑपरेट करेगा। अब आगे देखते हैं फाइनेंस कैपिटल। इसमें बात करेंगे फिनटेक की। फिनटेक मीन्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं जो हम डेली लाइफ में काम में लेते हैं, जैसे पेटीएम, फोनपे आदि, ये फिनटेक में ही आते हैं। भारत में एकमात्र विश्व स्तरीय इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है जो गुजरात में स्थित है, जिसका नाम है GIFT, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। यह अहमदाबाद के नियर में पड़ता है। सरकार ने GIFT IFSC में एक विश्व स्तरीय फिनटेक हब विकसित करने के लिए समर्थन देने के लिए तैयार है। गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम में 1000 करोड़ अतिरिक्त पूंजी सरकार प्रोवाइड करेगी। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी को 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त पूंजी सरकार देगी। बीमा में FDI को बढ़ाना कि बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करके बीमा कंपनियों में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और असेट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया जाएगा, जिसमें वर्तमान के तनावग्रस्त ऋण को समेकित किया जा सके और उसे अपने हाथों में लिया जा सके। ESB का पुनः पूंजीकरण, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रिकैपिटलाइजेशन। इसके नाम से ही पता चल रहा है सरकार पब्लिक सेक्टर बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन करेगी। इसका मतलब है कि सरकार बैंकों को डूबने से बचाने के लिए उनमें पैसे डालेगी। सरकार का कहना है कि वो 20,000 करोड़ रुपए बैंकों में डालेंगे। विनिवेश और रणनीति विक्रय, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल। 2 PSB पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक इंश्योरेंस फर्म का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा और LIC का भी IPO आएगा 2021 में। IPO के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 2021-22 में सरकार डिसइन्वेस्टमेंट से 1,75,000 करोड़ जुटाएगी। अब तीसरा पिलर देखते हैं, आकांक्षी भारत का समग्र विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। इसमें आता है एग्रीकल्चर। गेहूं की MSP के लिए गवर्नमेंट ने 2020-21 में 75,000 करोड़ का भुगतान किया है और लाभ पाने वाले किसान 43.36 लाख है। चावल यानी धान की MSP के लिए गवर्नमेंट ने 2020-21 में 1,72,752 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। लाभ पाने वाले किसानों की 2020-21 में संख्या 1.54 करोड़ हो गई है। इसी तरह सब फसलों का डेटा सरकार ने दिया है। प्रधानमंत्री की स्वामित्व स्कीम जो पिछले साल शुरू हुई थी, इसके तहत 1241 गांवों के लगभग 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड दिए गए हैं। अब 2021-22 में इस योजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। वर्ष 2022 तक कृषि ऋण के लक्ष्य को 16.5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत 5,000 करोड़ से माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया था। अब ये फंड 10,000 करोड़ कर दिया जाएगा। नाबार्ड कृषि ऋण से संबंधित काम देखता है और माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई आदि होते हैं। सरकार इस माइक्रो इरिगेशन फंड के तहत लोगों को ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। उनको कुछ सब्सिडीज दी जाती है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को 3 उत्पादों से बढ़ाकर 22 उत्पादों तक किया जाएगा। इस स्कीम के तहत उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता है। ये नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत 2021-22 में 1000 और मंडियों को इसके अंतर्गत लाया जाएगा। मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। 5 मत्स्य बंदरगाहों कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारदीप और पेटुआ घाट का आर्थिक क्रियाकलापों के हब्स के रूप में विकास किया जाएगा। प्रवासी श्रमिक और मजदूर, सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत लाभार्थी देश में कहीं भी अपना राशन ले सकते हैं। प्रवासी मजदूरों को इस योजना का विशेषकर लाभ होगा, क्योंकि वे परिवार से दूर रह रहे हैं और जहां वह है
वहाँ अपने हिस्से का राशन ले सकता है, जबकि उनका परिवार अपने मूल स्थान पर अपना बाकी राशन ले सकता है। गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिस पर नावों, भवन निर्माण और निर्माण कार्य आदि में लगे श्रमिकों तथा अन्य श्रमिकों के बारे में संगत सूचना संग्रहित की जा सकती है। इससे उनको सरकार की तरफ से कुछ सहायता दी जा सकती है। वित्तीय समायोजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसमें स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत मार्जिन मनी की आवश्यकता को 25% से 15% किया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मैन और वुमन दोनों और अन्य जातियों में सिर्फ महिला एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है। ये लोन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं एकदम स्क्रैच से शुरू किए जाते हैं, मतलब बिजनेस जीरो से शुरू किया जाता है, एकदम नया होता है, तो उसमें सरकार ये लोन देती है। इस लोन की सीमा 10 लाख से 1 करोड़ के बीच होती है। अब बताता हूँ मार्जिन मनी या डाउन पेमेंट क्या होता है। ये बैंक से लोन लेते समय लोन रकम का कुछ प्रतिशत बैंक को देना पड़ता है, इसे मार्जिन मनी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको इस योजना के तहत 10 लाख का लोन लेना है तो आपको पहले बैंक में इसका 15% यानी कि 1.5 लाख रुपए बैंक में जमा करने होंगे। बाद में आपको 10 लाख का लोन मिलेगा। यह आपके प्रोजेक्ट के लिए गंभीरता, सीरियसनेस का टेस्ट करने के लिए होता है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ की व्यवस्था की है, जो कि पिछले साल से 2 गुना है। अब डिस्कस करेंगे चौथे पिलर के बारे में, जो है मानव पूंजी का शक्तिवर्धन, री इन्विगोरेटिंग वुमन कैपिटल। इनमें मेनली वुमन कैपिटल पर फोकस किया जाएगा। इस क्षेत्र के लिए हाल ही में नई शिक्षा नीति घोषणा हुई है, इस पर काम किया जाएगा। 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा। 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। एक उच्चतर शिक्षा आयोग गठित किया जाएगा। लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की स्थापना की जाएगी। कौशल स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार के प्रयास देखते हैं। 2016 में शुरू हुई NAPS नेप्स नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में संशोधन किया जाएगा और इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेप्स स्कीम में 8वीं 10वीं या कोई भी डिग्रीधारी युवा है और वो 16 साल से ऊपर है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। इसके लिए सरकार 1,500 रुपये हर महीने देती है। अब 5वां पिलर देखते हैं, अभिनव एवं अनुसंधान तथा विकास, इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट। सरकार ने जुलाई 2019 के बजट अभिभाषण में एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की घोषणा की थी। अब NRF की कार्यप्रणाली तैयार कर ली गई है। इसमें आने वाले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इससे देश की संपूर्ण अनुसंधान व्यवस्था मजबूत होगी। डिजिटल अभियान को प्रोत्साहन के लिए सरकार 1,500 करोड़ खर्चेगी। इसमें डिजिटल भुगतान करने पर कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन शुरू किया जाएगा, जिसके तहत शासन और नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। समुद्र में जैविक और गैर जैविक संसाधनों पर रिसर्च करने के लिए गहरा सागर मिशन शुरू किया जाएगा। इसके लिए सरकार अगले 5 वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए खर्चेगी। अगला पिलर न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये 6 स्तंभों में से आखिरी स्तंभ है। इसमें सुधारों की योजनाओं के बारे में देखेंगे। सरकार न्यायालयों, ट्रिब्यूनल्स में रिफॉर्म्स लाएगी। हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए नेशनल नर्सिंग कमीशन बिल सरकार संसद में पेश करेगी। आगामी जनगणना जो 2021 में शुरू होगी, ये भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए सरकार ने 3768 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। गोवा पुर्तगाली शासन से राज्य की मुक्ति का डायमंड जुबली ईयर यानी कि 60th एनिवर्सरी मना रहा है। इसके लिए सरकार आयोजनों के लिए 300 करोड़ देगी। चाय श्रमिकों विशेषकर असम और पश्चिम बंगाल में महिला और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी। अब आगे देखेंगे राजकोष की स्थिति, फिस्कल पोजीशन। इसमें सरकार के राजकोष के बारे में देखेंगे।
सरकार ने कहा है कि इस महामारी के कारण राजस्व कम मिला है और खर्चा ज़्यादा किया है। 2020-21 के लिए 30.42 लाख करोड़ रुपए कुल बजट अनुमान व्यय था, जो बढ़कर 34.50 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.5% पर निर्धारित किया गया है। राजकोषीय घाटा सरकार की इनकम और टोटल खर्चा के बीच के अंतर को बोला जाता है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के परसेंटेज के रूप में कैसे निकाला जाता है, मैं आपको ये एक एग्जांपल से बताऊंगा। मान लो सरकार की आय 100 रुपये है और उसने 150 रुपये खर्च कर दिए, तो आय और व्यय का डिफरेंस हो गया 50 रुपये। और मान लो सरकार की जीडीपी 500 रुपये की है, तो फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा जीडीपी का 10% हो गया। 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान है। सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% लाने का टारगेट रखा है। इस साल 2021-22 में राज्यों के लिए ऋण की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 4% किया जाएगा। FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के तहत सरकार को 2020-21 तक 3% राजकोषीय घाटे का टारगेट रखा था, लेकिन अभी यह 9.5% पर है, तो सरकार इस एक्ट में कुछ संशोधन कर सकती है। अब बात करेंगे टैक्स प्रस्तावों की। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स फ्री कर दिया है। इनमें वो वरिष्ठ नागरिक है जो पेंशनर्स है और जिनकी ब्याज से आय होती है। अब 10 करोड़ तक के टर्नओवर वाले खातों की ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी यदि वे डिजिटल भुगतान करते हैं तो। अब डिविडेंड लाभांश कर नहीं लगेगा। आवास के लिए नया आवास खरीदने के लिए मिलने वाले 1.5 लाख ब्याज की छूट को 1 साल के लिए 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे को भी 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। जीएसटी को और बेहतर बनाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जैसे कि मोबाइल, चार्जर आदि के कलपुर्जों पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ाया जाएगा। सरकार का कहना है कि अब इनमें देश आत्मनिर्भर हो गया है और हम देश से बाहर भी इनका निर्यात कर रहे हैं। अधिकांश एमएसएमई को राहत देते हुए सरकार ने स्टील स्क्रैप पर शुल्क में 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए छूट दे दी है। तांबा स्क्रैप पर शुल्क 5% से घटाकर 2.5% कर दिया है। घरेलू उत्पादन डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सोलर इन्वर्टरों पर शुल्क को 5% से बढ़ाकर 20% और सोलर लालटेन पर 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। कुछ ऑटो पार्ट्स पर सीमा शुल्क बढ़ाया जाएगा। कृषि में कपास पर सीमा शुल्क 0 से बढ़ाकर 10% कर दिया है और कच्चा रेशम और रेशम सूत पर 10% से बढ़ाकर 15% किया है। सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी 2.5% रहेगी। पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे जनता की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसी के साथ बजट ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।